हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के बीच में आप लोगों के द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो पर्सनली कला के स्टूडेंटों के लिए होगा। जो भी कैंडिडेट आर्ट ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दौड़ा दौड़ा के, कूदा कूदा के अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। साथ ही साथ इस वीडियो दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष जो साड़ी प्रेजेंट की गई है वो प्रवक्ता बालक वर्ग की है। यहाँ पर आप लोगों का तमाम कमेंट आए थे कि बालक वर्ग और बालिका वर्ग क्या होता है। दोस्तों, जिन कैंडिडेटों को इसके बारे में जानकारी है कृपया वो थोड़ी सी धैर्यता बनाएं और जो नए कैंडिडेट हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है इसके द्वारा जो सीटों का आवंटन होता है वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग के बीच होता है। कहने का तात्पर्य कि जो बालक वर्ग होता है वो अपने ही कैटेगरी में, अपने ही ग्रुप में वैकेंसी को अप्लाई करता है और जो महिला वर्ग की सीटें होती हैं वो महिलाएं अपने वर्ग में अप्लाई करती हैं। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं होती हैं कि अगर महिलाओं की सीटें जैसे कि उनके वर्ग में कम आती हैं तो महिलाएं अपना वर्ग छोड़कर बालक वर्ग में फॉर्म को फिलअप करती हैं। तो महिलाओं को जब बालक वर्ग में अप्लाई करती हैं तो उन्हें बालक वर्ग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अर्थात उनकी कैटेगरी के अनुसार सारी नियम को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो लोग बालक वर्ग में नहीं अप्लाई करती हैं, बालिका वर्ग में रहती हैं तो उनकी अपनी कैटेगरी के अनुसार नियम को फॉलो करना पड़ता है। तो इन बातों को आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ हम लोग आगे आप लोगों को बताएंगे कि बालक वर्ग की क्या शैक्षिक अर्हताएँ हैं और बालिका वर्ग की क्या शैक्षिक अर्हताएँ हैं, जो कि आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर कर देगा। तो सर्वप्रथम जो सारणी आप लोगों के समझ प्रस्तुत है वो सारणी संख्या 01 है और इसमें हम लोग प्रवक्ता बालक वर्ग के ओनली कला के स्टूडेंटों के लिए सीटों का निर्धारण जो किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों की जैसा कि आप लोग सीरियल नंबर 7 पर देख रहे हैं, इसमें टोटल प्रवक्ता बालक की जो कुल सीटें निर्धारित की गई हैं वो 49 अर्थात 49 टोटल सीटें दी गई हैं पीजीटी के लिए। इसमें कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन भी किया गया है। जो जनरल कैंडिडेटों के लिए सीटें हैं वो 24 हैं। ओबीसी कैंडिडेटों के लिए जो सीटें हैं वो 18 हैं। एससी कैंडिडेटों के लिए जो सीटें हैं 7 हैं और एसटी के लिए 0 सीटें हैं अर्थात एसटी की कोई सीटें नहीं हैं। इस प्रकार सभी वर्गों के कैंडिडेटों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है और इस प्रकार टोटल जो सीटें हैं वो 49 हैं। ये रहा प्रवक्ता बालक वर्ग का कला की सीटें। दोस्तों, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि सारणी संख्या 01 ख में हम लोग इसके पहले क में बात कर रहे थे, अब हम लोग ख में बात कर रहे हैं। प्रवक्ता बालिका वर्ग, बालिकाएं जो भी इस वीडियो को सुन रही हैं वो कृपया ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें जो महिलाएं हैं, जो बालिका वर्ग हैं, उनके लिए जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो सीटों का आवंटन किया गया है वो इस प्रकार है। कॉलम नंबर 7 पर देखिए कि आप लोगों की जो टोटल सीटें हैं महिलाओं की वो 27 हैं अर्थात कहने का तात्पर्य कि पुरुष वर्ग में जो सीटें आई थी वो 49 आई थी और बालिका वर्ग में जो सीटें आई हैं वो 27 आई हैं अर्थात बालिका वर्ग की सीटें पुरुष वर्ग से कम हैं। तो कुछ महिलाएं क्या होती हैं कि अपने ही कैटेगरी में होती हैं और जिसकी थोड़ी तैयारी अच्छी होती है और वो लड़कों से फाइट करना चाहती हैं तो वो अपने ग्रुप में क्या होता है कि फॉर्म को फिलअप न करके
वो बालक वर्ग में अप्लाई करती हैं। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो बालिका वर्ग में जो सीटें कैटेगरी वाइज निर्धारित हैं वो जनरल के कैंडिडेटों के लिए वो 20 सीटें निर्धारित की गई हैं महिलाओं के लिए। ओबीसी के कैंडिडेटों के लिए 5 सीटें हैं। एससी के कैंडिडेटों के लिए 5 सीटें हैं। एससी की कैंडिडेटों के लिए 2 सीटें हैं। इस प्रकार टोटल 27 सीटें हैं। ये रही बालिका वर्ग की सीटें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रवक्ता के कला की शैक्षिक अर्हता क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अब बात होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारणी संख्या 02 में अब हम लोग प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रवक्ता के कैंडिडेट होते हैं ये कक्षा 11 और 12 के अध्यापक होते हैं, अर्थात कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंटों को ये लोग पढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम एवं नियमावली के अध्याय 2 का परिशिष्ट क अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। आइए हम लोग ड्राइंग टीचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग सीधे ड्राइंग की एलिजिबिलिटी को देखेंगे। डिग्री देख लीजिए। पहले है क्रम संख्या, उसके बाद है विषय, उसके बाद है अर्हता और 4th कॉलम में है वरीयमान या अधिमानी अर्हता। दोस्तों, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों की एक्चुअल अर्हता है वो इस प्रकार है, और अधिमानी अर्हता में क्या होती है कि जो लोग एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अपने पास रखते हैं उनको क्या होता है कि वेटेज दी जाती है, जिसको हम अधिमानी अर्हता बोलते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि जो आपकी ये अधिमानी अर्हता है वो आपकी एलिजिबिलिटी को निर्धारित करता है। आपकी एलिजिबिलिटी जो है, जो अर्हता है, वो 3rd कॉलम में दी हुई है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग सीरियल नंबर 6 पर आ चुके हैं और इसमें जो कला की शैक्षिक अर्हता है जिससे आप लोग एलिजिबल होंगे उस पे हम लोग बहुत ही विस्तृत और गौरपूर्वक बात करेंगे। तो कृपया आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सर्वप्रथम पॉइंट 1 में जो निर्धारित किया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता के लिए जो शैक्षिक अर्हता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट परीक्षा पास करते हैं और उनमें क्या होती है कि कला सब्जेक्ट होती है, और उसके साथ क्या होता है, इंटर के बाद क्या होता है कि राजकीय कला और शिल्प जो विद्यालय लखनऊ का है उसके अथॉरिटी के अनुसार जो भी सर्टिफिकेट कोर्स विद्यालयों में कराए जाते हैं या उनके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं वो अगर आप लोगों के पास आप लोगों ने किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं प्रवक्ता के लिए। शर्त नंबर ये 1 रही। यहाँ पर देखिए, जो पहले ड्राइंग टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत आता था ये कहलाता था, परंतु अब ये इस प्रकार है कि इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास अगर ये है तो आप लोग प्रवक्ता में कला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कॉलम पर दिया गया है, देख रहे हैं, अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा आप लोगों को पास करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, ये प्राविधिक कला जो होती है जिसको हम टेक्निकल आर्ट बोलते हैं, ये आप इंटर में पढ़ाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कि एक आलेखन कला होती है, एक रंजन कला होती है, एक प्राविधिक कला होती है। तो आप लोग ने देखा कि जो कैंडिडेट प्राविधिक कला के साथ
इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त किए हों और साथ ही साथ उन्होंने पहली शर्त कि ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए किया हो। ध्यान देने वाली बात है कि जो कैंडिडेट बीए में एक चित्रकला सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करते हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बीए में चित्रकला और प्लस इंटर का प्राविधिक कला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो ख में दिया गया है अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अगर आप लोगों के पास है, उसके साथ इंटरमीडिएट का टेक्निकल आर्ट आप लोगों के पास है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अथवा ग में हम लोग देखेंगे कि कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अगर का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है और इंटर का टेक्निकल आर्ट का सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। घ की बात करेंगे अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और प्लस इंटर में टेक्निकल आर्ट की परीक्षा आपने पास किया है तो आप लोग प्रवक्ता के कला की एलिजिबिलिटी को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं और आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रशिक्षण वरीयमान में जो उपयुक्त लिखा गया है, आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाली। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उपयुक्त कॉलम 2 के अंतर्गत यहाँ पे आप लोगों को मैं 2 दिखाना चाहता हूँ। 2 क्या है? प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा। अब इसका का इंस्ट्रक्शन क्या है कि इस उपयुक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं पर काफ़ी कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु ध्यान दीजिएगा यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, अगर प्राविधिक कला के इक्वल अगर कोई डिग्री आपके पास है, अगर आप लोगों के पास प्राविधिक कला की नहीं है परंतु प्राविधिक कला के इक्वल अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग एलिजिबल हैं, जैसा कि उल्लेख में किया गया है। अर्थात जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बॉम्बे का टेक्निकल आर्ट जो आईजीटी बॉम्बे होती है उसमें भी आप लोगों ने इक्वलता हासिल की है तो आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं महिलाओं के लिए। महिलाएं कृपया ध्यान दें कि महिला जो बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जाती है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो महिलाएं अपने ही कोटे में आवेदन करती हैं, अर्थात वो पुरुष वर्ग के कोटे में अप्लाई नहीं करती हैं, तो उन्हें इस टेक्निकल आर्ट की बाध्यता निर्धारित नहीं है। अर्थात वो अगर बीए में जो चित्रकला आपने किया है उसके साथ आप एलिजिबल हैं तो उस महिलाओं के लिए टेक्निकल आर्ट की बाध्यता नहीं है। और बाध्यता तब नहीं है जब आप अपने ही कोटे में अप्लाई करेंगे। समझ में आ चुका होगा। अर्थात बालिका अगर बालिका ही वर्ग में रहकर अप्लाई करती हैं तो उनके लिए टेक्निकल आर्ट की ज़रूरत नहीं है, परंतु अपना कोटा छोड़कर बालक वर्ग में अप्लाई करती हैं तो उनके लिए टेक्निकल आर्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और ये मस्ट है। तो आप लोगों को इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए प्रवक्ता कला के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो चौथे कॉलम में दिया गया है कि बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी
राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। अगर आप लोगों के पास ये प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को 25 जो एक्स्ट्रा वेटेज मिलते हैं, जैसे बीएड पे 5 अंक, एमएड पे 10 अंक और ऐसे पीएचडी पे 10 अंक, और खेल कोटे के अंतर्गत जो अधिमानी अर्हताएँ अगर आप लोगों के पास ये है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का जो प्रवक्ता का ये शेड्यूल दिया गया है ये अधिमानी अर्हता है। अगर ये आप लोगों के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों के मार्क्स मिलते हैं अधिक। अगर ये अधिमानी अर्हता नहीं है तो आप लोग क्या होंगे कि 425 अंकों पर ही आप लोग फाइट करेंगे और 50 नंबरों पर इंटरव्यू आप लोगों का लगा है। जो 25 अंकों का जो अधिमानी अर्हता है वो आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये रही आप लोगों की प्रवक्ता की क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि आयु सीमा। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों के यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की बीएड, टेट, सी टेट किसी प्रकार की कोई एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस भ्रम को दूर कर लीजिए। सिर्फ जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है वही क्वालिफिकेशन है प्रवक्ता कला की। इसमें बीएड, टेट, सी टेट की एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं की गई है। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप लोगों के समक्ष आयु सीमा की बात किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रवक्ता के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने एज की काउंटिंग कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने से पहले। अगर जिन भी कैंडिडेटों की एज 21 वर्ष से कम है वो लोग कृपया अप्लाई न करिएगा। साथ ही साथ अब हम लोग यहाँ पे वेतन मान के ऊपर ध्यान देते हैं कि प्रवक्ता संवर्ग के लिए 47,600 से स्टार्ट होता है और 1,51,100 रुपये का ये इसका वेतन है। इसका पे लेवल जो है वो 8 है और ग्रेड पे जो है वो 4,800 रुपये है, अर्थात बहुत ही अच्छी इसकी सैलरी है। साथ ही साथ अब हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों इसकी जो शैक्षिक योग्यता के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, सारणी संख्या 2 के अनुरूप जो आप लोगों के समझ दिया गया है। अब हम लोग इसकी भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। जो 125 क्वेश्चन आएंगे उनका जो मार्क्स होगा वो 425 अंकों का होगा। उसके बाद इसमें 10% जो होता है वो साक्षात्कार के आधार पर, अर्थात 50 नंबरों का साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार आप लोगों के सामने प्रस्तुत है किस प्रकार बनेंगे। साथ ही साथ ख नंबर के कॉलम पे देखिए कि साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात फर्स्ट पे है सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात आप लोगों के समझ प्रस्तुत है ये 50 नंबरों का जो इंटरव्यू होता है, अर्थात 85% जो होता है लिखित परीक्षा के आधार पर, 10% अर्थात जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा पेपर जो होता है वो 500 नंबरों का होता है, तो 500 का 10% जो होता है वो 50 नंबर होता है। तो इसका जो साक्षात्कार हुआ वो 50 अंकों का हो गया। साथ ही साथ अब बात करेंगे हम लोग निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात 500 का 5% अर्थात 25 अंक जो है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होते हैं,
जैसे डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, अर्थात 500 का 2% 10 अंक। शिक्षा परा स्नातक अर्थात एमएड की उपाधि रखने वाले कैंडिडेट के लिए 2% अंक अर्थात 10 अंक। शिक्षा स्नातक अर्थात बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक अर्थात 5 अंक। परंतु यहाँ पे निर्देश है कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के आधार पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देखें कि उपखंड 2 क्या है कि शिक्षा एमएड की स्थान का लाभ आपने लिया तो बीएड का अंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए आप लोगों को 1% अंक निर्धारित किया गया है अर्थात 5 अंक वेटेज के रूप में मिलते हैं। तो टोटल अगर इक्वल किया जाए इसका कैलकुलेशन तो 25 अंक जो होता है इसका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो 425 अंकों का लिखित परीक्षा, 50 अंकों का इंटरव्यू और 25 अंकों का एक्स्ट्रा वेटेज जो क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलता है। टोटल की अगर हम लोग काउंटिंग करें तो हो जाते हैं 500 अंक और इसी के बेस पे आप लोगों की फाइनल मेरिट बनती है। तो ये रहे आप लोगों के परीक्षा कार्यक्रम। जैसा कि आप लोग नीचे के कॉलम 10 फर्स्ट में देख रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया उसी को ये कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इस बार जो थोड़ी सी रूल देखने को मिल रहा है कि जो लिखित परीक्षा का जो मार्क्स होंगे आप लोगों को बताया कि 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र में 125 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3.4 अंक निर्धारित होते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, इसमें माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है और ओनली एक पेपर होता है और उस पेपर में आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। किसी प्रकार के दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सबसे अच्छी विशेषता है कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है कि तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का उनके लिए निर्धारित किया गया है और इसमें जो भी है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के बीच देखने को मिलेंगे। जो समय जो होती है वो 125 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय अर्थात 120 मिनट निर्धारित किया गया है। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों को फाइनली कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो अगर मास्टर डिग्री आप लोगों के अंतिम फॉर्म फिलअप करने के पहले अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और जिन कैंडिडेटों को विश्वविद्यालय के द्वारा फॉर्म नहीं मिले हैं, जो मार्कशीट नहीं मिले हैं, तो आप लोग वहां से संपर्क कर जल्द से जल्द अपने मार्कशीट को ले लें और लास्ट डेट तक अगर मार्कशीट मिल जाती है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, वरना आप लोग वंचित हो जाएंगे। तो ये कुछ मोटा मोटी बातें थी जो कि आप लोगों के बीच में समझाने की कोशिश किया। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के पास इस सब्जेक्ट में जो भी मास्टर डिग्री लोग कर चुके हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तमाम आप लोग के जैसे कुछ कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किए गए थे कि बीए में आप लोगों ने आर्ट पढ़ा है और एमए में भी आप लोगों ने चित्रकला पढ़ा है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट बीएफए वाले और एमएफए वाले कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उसी प्रकार जो बीए आर्ट वाले
सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ कैंडिडेट जो आर्ट ये समझ लेते हैं दोस्तों, ये आर्ट स्ट्रीम नहीं है, ये आर्ट पर्टिकुलर हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, अर्थात कला, चित्रकला की बात कर रहे हैं, ड्राइंग टीचर की बात कर रहे हैं। हम लोग आर्ट स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टिकुलर आर्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो बीए में चित्रकला और एमए में पेंटिंग जो चित्रकला किए रहते हैं, वो लोग भी इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पुरानी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।